प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मैंने करा दिया। अब आपको चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका मेरे भाई लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है मेरे भाई। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी कमेंट करिए। आपके पास लाइट है सर? नहीं पता दोस्त, बस लाइव चला रहे हैं। लाइट तो वैसे कब से ही कटा हुआ है। लाइट दोस्त कब से कटा है? बहुत पहले से ही कटा है। कल क्लास क्यों नहीं हुआ? कल प्रॉब्लम था इसलिए लाइव नहीं हुआ था कल, ठीक है। चलिए मेरे भाई एक बार आप बता दीजिए, रेडी हैं? बोलो जी सर, यस सर, ठीक है मेरे भाई। अगर रेडी है तो फिर कहानी शुरू करते हैं। ये इन्वर्टर पर चल रहा है दोस्त, है ना, लाइट तो नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात अगर हम आपको ये बताएं, और बात कुछ ऐसी है कि जो हम लोग अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, जो हम लोग अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, इस चैप्टर के क्या नाम है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो पहली बात तो मन के अंदर से एक शंका निकाल देना, क्योंकि बहुत सारे लड़का का मन में एक प्रॉब्लम आ जाता है कि वो लोग सोचता है कि हिंद चीन का मतलब हिंदुस्तान और चीन के बारे में पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में ना तो हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना है, ना तो चाइना जो चाय चूई करता है उसके बारे में पढ़ना है। नहीं, समझ गए? एक और चीज मैं बता दूं मेरे भाई, इसी चैप्टर को कुछ लोग इंडो चाइना भी बोलते हैं मेरे भाई, इंडो चाइना भी बोलते हैं इसी चीज को, इंडो चाइना, ठीक है। हिंद चीन को इंडो चाइना बोला जाता है। पहली बात आपको क्या याद रखना है कि ये अलग अलग बातें हैं, यानी हिंद चीन के बारे में नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है, ये अलग चीजें हैं। अब आपको मैं बताऊं दोस्त कि जो हिंद चीन यानी जो इंडो चाइना है ना मेरे भाई, इसका जो विस्तार है, अच्छा मेरे दोस्त, विस्तार वो है 3 लाख वर्ग किलोमीटर में। 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर मेरे भाई। यानी इसका जो एरिया है ना वो 3 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मेरे भाई इंडो चाइना के अंतर्गत 3 देश आते हैं। इंडो चाइना के अंतर्गत मेरे भाई कितना देश आते हैं सर? 3 देश आते हैं, ये बात याद रखना है। इंडो चाइना यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत, अभी बेसिक बेसिक बातें हैं, सुनते चलिएगा खाली, ठीक है। तो हिंद चीन यानी इंडो चाइना के अंतर्गत मेरे भाई 3 देश आते हैं। कौन कौन सर? एक होता है लाओस, लाओस, एक आता है मेरे भाई वियतनाम, वियतनाम, और एक आता है मेरे भाई कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है मेरे भाई। तो आपको बिहार बोर्ड में यहां से 2 सवाल पूछा जाएगा। पहला बात पूछा जाएगा कि हिंद चीन का विस्तार कितना है, तो बोलना 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा का हिंद चीन कितने देशों से मिलकर के बना हुआ है, तो हिंद चीन मेरे भाई 3 देशों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका नाम लाओस, वियतनाम और सॉरी कंबोडिया है। क्या मेरे भाई? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है। क्या आपको ये बात याद रहेगा? फिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जो चैप्टर है उसमें हिंदुस्तान और चीन का नाम नहीं पढ़ना है, फिर इस चैप्टर का नाम हिंद चीन का है। तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्त, इसके पीछे का एक खास वजह है। जो लाओस और वियतनाम है ना, वहां पे हिंदू संस्कृति का यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तानी संस्कृति का, हिंदुस्तानी संस्कृति का सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कृति एवं 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 सभ्यता का प्रभाव था, सभ्यता का प्रभाव था। मतलब मेरे भाई जो जो काम हिंदुस्तान में होता था ना, उसका लगभग मिलता जुलता काम, लगभग मिलता जुलता काम लाओस और वियतनाम में होता था। लाओस और एक मिनट, लाओस और वियतनाम में नहीं मेरे भाई, कंबोडिया में, है ना,
सॉरी लाओस और कंबोडिया में होता था, लाओस और कंबोडिया में होता था। यानी जो काम, यानी जो बोल सकते हैं वर्क, जो लोग हिंदुस्तान के जो लोग मानते थे जो संस्कृति और सभ्यता, वही संस्कृति और सभ्यता लाओस और कंबोडिया के लोग भी मानते थे। जिस वजह से ही इसको हिंदुस्तान के संस्कृति पड़ जाने के कारण इन दोनों को मिला के हिंद बोलते थे। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हिंद बोलते थे। जबकि वियतनाम में क्या था मेरे भाई? चीनी संस्कृति का प्रभाव था, चीनी संस्कृति लागू था, मतलब चीन का संस्कृति, ऐसे बोल देता हूँ, चीन का संस्कृति, चीन का संस्कृति है ना, चीन का संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव था, एवं सभ्यता का प्रभाव था। ये बात याद रखना है मेरे भाई। जिस वजह से हम इसको चीन भी बोलते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्लियर है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है सभी को पता है, एक होना। राष्ट्रवाद का मतलब देश को एक करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो हम लोग इस अध्याय में यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में कैसे एकता आया, कैसे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। क्या आपको इतनी बातें समझ आ गई? एक बार जल्दी कमेंट करिए आप हमें। यहां पर बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी कमेंट करिए, मैं आता हूं थोड़ा देर में। चलिए सही है मेरे भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? जल्दी बता लो। यस सर। हाँ सर, हिंद चीन के कुछ भाग पर हिंदुस्तान और कुछ भाग पर चीन के संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए इसे हिंद चीन कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुहानी, सुपर्ब जवाब। क्लियर है मेरे भाई? सर हाई स्कूल में फॉर्म का टाइम कितना तक है? ये तो अपडेट हमें नहीं पता है। यस सर, आई एम रेडी। ओके भाई, सही है मेरे दोस्त। जी गुरुजी। चलिए भाई ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, आई होप, है ना? उम्मीद करता हूं आपसे यही। अब अगर ये समझ में आ गई तो हम लोग कुछ और भी समझने का प्रयास करते हैं, और वो क्या है? तो वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई हिंद चीन के थोड़ा सा चौहद्दी के बारे में। हिंद चीन के थोड़ा चौहद्दी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। हिंद चीन की आखिर चौहद्दी क्या थी? तो आपको पता है ऊपर क्या बोलते हैं? जल्दी बता तो, ऊपर क्या होता है? जल्दी बता लो, ऊपर क्या होता है? जल्दी बता, ऊपर क्या होता है? उत्तर की दक्षिण? बता जल्दी। सर ऊपर जो होता है ना वो उत्तर होता है, ऊपर जो होता है मेरे भाई उत्तर होता है। और याद रखना हिंद चीन, हिंद चीन मतलब कंबोडिया, लाओस और वियतनाम कि जो मेरे भाई उत्तर में था ना, म्यांमार और चीन था। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार और चीन। याद रखना हिंद चीन के उत्तर में कौन कौन देश थे? म्यांमार और चीन था, म्यांमार और चीन था। जबकि हिंद चीन के बोल सकते हैं कि दक्षिण साइड, दक्षिण साइड कौन था सर? कोई बताएगा? तो हिंद चीन के याद रखना है दक्षिण में, हिंद चीन के दक्षिण में मेरे भाई दक्षिणी चीन सागर था, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर था। और हिंद चीन के पूर्व में भी, हिंद चीन के पूर्व में भी मेरे भाई चीनी सागर था, चीन सागर ही था। यानी पूरी तरह से ये फैला था, दक्षिणी चीन सागर ही था। ये पूरी तरह से क्या था मेरे भाई? पूरी तरह से फैला था। ठीक है। जबकि इसके पश्चिम में, इसके मेरे भाई पश्चिम में थाईलैंड था। पश्चिम में कौन था मेरे भाई? थाईलैंड था, थाईलैंड। ये बात आपको याद रखना है। एक बार जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी, फास्ट। बस अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? जी गुरुजी ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? तो अभी तक हम लोग ये पढ़े कि, अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़े कि हिंद चीन का मतलब क्या होता है। तो पहली बात तो हिंद चीन 3 देशों से मिलकर के बना हुआ है, या 3 देशों का मिलाकर के जो टोटल नाम है उसको हिंद चीन बोलते हैं। जिसको कि, जिसके अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो है 3 देश, सॉरी 3 दोस्त 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस और कंबोडिया में हिंदुस्तानी संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए उसको हिंद कहा गया। और वियतनाम में चीन का
प्रभाव था संस्कृति का, इसलिए इसको हम लोग इंडो चाइना यानी हिंद चीन कहते हैं। अब इसकी जो एरिया है वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके जो बोल रहे चौहद्दी के बारे में मेरे भाई, इसके उत्तर में म्यांमार और चीन है, इसके पश्चिम में थाईलैंड है, और इसके पूर्व में दक्षिणी चीन सागर है, और इसके दक्षिण में भी दक्षिणी चीन सागर ही है। क्लियर है? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए धुआं मार के, और दोस्तों के पास जितना हो सके ना मेरे भाई शेयर करो दबा के एकदम। शेयर करने में कोई कंजूसई नहीं, शेयर करने में कंजूसई करिएगा हम आपका दांत तोड़ देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? आपका दांत तोड़ देंगे। और सर खाएंगे कैसे? अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप जानो कैसे खाइएगा। अब हम चर्चा करने वाले मेरे भाई हिंद चीन के इतिहास के बारे में। हिंद चीन के इतिहास, हिंद चीन का इतिहास मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हिंद चीन का क्या इतिहास था। तो इसको लेकर के अपन बोले तो हिंद चीन का इतिहास बड़ा आश्चर्यजनक वाला है मेरे भाई, आश्चर्यजनक वाला है। सबसे पहली बात, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी कब मेरे भाई? चौथी शताब्दी। चौथी शताब्दी का मतलब मेरे भाई 300 से 400 ईसा पूर्व, 300 से 400 ईस्वी में, 300 से 400 ईस्वी को चौथी शताब्दी कहते हैं। देखिए ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के रूप में आपको याद रखना है, बाकी फिर मजा आएगा। थोड़ा सा आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना है। इसके बाद कहानी शुरू होगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो अभी आप इतना याद रखना, हिंद चीन का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग चौथी शताब्दी का बात है, 300 से 400 के समय का बात है। इसका इतना पुराना इतिहास है। चौथी शताब्दी में क्या होता है? कंबोडिया में कंबुज राज्य का स्थापना होता है। कंबोडिया में, कहा मेरे भाई? कंबोडिया में, कंबोडिया में कंबुज राज्य का स्थापना, कंबुज राज्य का स्थापना होता है। ये याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे भाई? हिंद चीन का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें चौथी शताब्दी में कंबोडिया में कंबुज राज्य नामक कंबुज राज्य का क्या होता है मेरे भाई? स्थापना होता है। अब इसी के साथ आपको एक और चीज याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, उधर लिखता हूं मेरे भाई, 12वीं शताब्दी में, इधर लिखता हूं, यहां से लिख रहा हूं, इसके बाद यहां से लिखना है, नीचे से, इसके बाद यहां से लिखना है। कौन सी शताब्दी में मेरे दोस्त? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय, कौन व्यक्ति था? सूर्यवर्मा द्वितीय मेरे भाई, याद रखना। सूर्यवर्मा द्वितीय क्या करते हैं कंबोडिया में? कंबोडिया में मेरे भाई सूर्यवर्मा द्वितीय क्या करते हैं? कंबोडिया में, कंबोडिया में, कंबोडिया में मेरे भाई, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनवा देते हैं। अंकोर वाट का मंदिर बनवा देते हैं, अंकोर वाट का मंदिर बना देते हैं। कौन? सूर्यवर्मा द्वितीय। और मैं बताऊं अंकोर वाट मंदिर के बारे में, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है मेरे भाई? तो सर कंबोडिया में है। उस मंदिर का क्या नाम है? अंकोर वाट मंदिर। कौन सा भाई मेरे भाई? अंकोर वाट मंदिर। अब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बन गया तो उसमें कौन भगवान रहते होंगे, बोला हाँ चाहे ना जी सर। तो याद रखना है आपको कि उसमें कौन सा भगवान रहते हैं, या रहते थे तो विष्णु देवता, याद रखना है। कौन सा देवता मेरे भाई? विष्णु देवता का मंदिर था। कौन सा देवता का मंदिर था मेरे भाई? विष्णु देवता का मंदिर था। ठीक है, तो आपको इतना बात याद रखना है। फिर तो सुनिए, हिंद चीन का इतिहास बड़ा पुराना है, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात, इसकी इतिहास बहुत पुराना है, लगभग चौथी शताब्दी की बात है। कंबोडिया में कुंभुज राज्य का स्थापना होता है। फिर आगे चल करके 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने, है ना, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और उसमें विष्णु देवता का प्रतिमा है। समझ गए? एक बार जल्दी कमेंट करो, यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी। हाँ एकदम 30 मिनट है भाई, थोड़ा सा इसके बाद और एक पेज पढ़ाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, खुश? सर आप बॉर्डर पर जाएंगे? अरे भाई बॉर्डर पर हम क्यों जाएंगे भाई, बता। वैसे जरूरत पड़ा तो क्यों नहीं जाया जाएगा। निभा यादव, यस सर, क्लियर है? स्टार, जय श्री राम भाई, जल्दी बताओ। अरे भैया पढ़ ले, यस।
आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई होंगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्लियर है तो मैं आपको और भी चीजें बताऊं, है ना, डायरेक्टली टू द पॉइंट। वो ये है, आपको क्या याद रखना है मेरे भाई, आपको ये याद रखना है, एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ, तो आपको क्या याद रखनी है मैं वो बता रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे की और चर्चा करते हैं। हाँ भैया, पीडीएफ भेज देंगे, डोंट वरी। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा वियतनाम को लेकर के, वियतनाम को लेकर के मेरे भाई। किसको लेकर के मेरे दोस्त? वियतनाम को लेकर के। तो वियतनाम को लेकर के बात यह है कि तीसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी मेरे दोस्त? तीसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी में ध्यान समझना, जो चाइना लोग था ना, माने जो चीन था, वो हिंद चीन में अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। यानी जैसे भारत का भले संस्कृति वहां पर लागू था, भारत भी चाहता तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को अपना गुलाम बना सकता था, या यूं बोले तो उसको कब्जा कर सकता था, है ना। लेकिन भारत ऐसा नहीं किया। लेकिन जो चाइना है ना मेरे भाई, चाइना क्या करता था, हमेशा हिंद चीन पर कब्जा करने का चाह रखता था। तो कभी कब्जा कर लेता था, तो कभी वियतनाम आजाद हो जाता था, तो कभी कब्जा में आ जाता था, है ना। तो ये हम लोग समझने वाले हैं वियतनाम के बारे में। तो तीसरी शताब्दी में मेरे भाई चीनी शासक का शासन रहता है, चीनी शासक का शासन रहता है। और कौन से वंश का शासन रहता है मेरे भाई? चीन वंश। कौन सा वंश का शासन रहता है? चीन वंश। और वो जो चीन वंश का जो राजा है उसका नाम रहता है सी हुआंगटी। सी हुआंगटी मेरे भाई, सी हुआंगटी नाम रहता है। यानी आपको क्या याद रखना है कि वियतनाम में सबसे पहले जो शासन चला था, जब से इतिहास में इसके बारे में जानकारी मिली है, तब से तीसरी शताब्दी में चीनी शासक वहां पर था, चाइना का था। वो किस वंश का शासक था? तो चीन वंश का शासक था। कौन सा वंश मेरे भाई? चीन वंश। और उस शासक का क्या नाम था? सी हुआंगटी। क्या नाम था मेरे भाई? सी हुआंगटी नाम था। अब होता क्या है, चीन धीरे धीरे फिर कमजोर हो जाता है, पहले, है ना, बहुत पहले की बात है, समझ रहे हो, तीसरी शताब्दी का ही बात है, यानी 200 से 300, 200 से 300, समझ रहे हो, जैसे अभी चल रहा है ना 2000 से लेकर के 3000 जो होगा हम लोग का, वही है। वहां पर भी तीसरी शताब्दी था, 100 साल बराबर एक शताब्दी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही था बात। तो यहाँ पर तीसरी शताब्दी में क्या था ना, जो सबसे पहले जो राजा था वहां का, जब इतिहास जब से बताया गया है, वो कौन था? चीन वंश था, जो कि सुहुआंगटी था। और धीरे धीरे ये किसकी जो शासन है ना वो कमजोर हो जाती है। तो वियतनाम इसके चुंगल से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। वियतनाम इसके चुंगल से क्या हो जाता है मेरे भाई? आजाद हो जाता है। इसके बाद फिर इसके बाद आजाद हो जाता है, लिख देता है। इसके बाद वियतनाम कुछ समय के लिए आजाद हो जाता है मेरे भाई, याद रखना है। क्या हो जाता है मेरे भाई? आजाद हो जाता है। क्योंकि चीन कमजोर हो जाता है तो इनके पास थोड़ा सा पावर आ जाता है, बोले कि रुक ना मन भाई, कैद कर तू मेरा के, आजाद हो जाता है ये लोग। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हान वंश आता है। कौन सा वंश आता है? हान वंश। वैसे मेरे भाई ये बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखना है। फिर कौन सा वंश आता है? हान वंश आता है। ये हान वंश का जो शासक आता है ना, इसका नाम रहता है वुनती। कुंती नहीं, वुनती। ये पुनः कब्जा कर लेता है, पुनः वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, या कर लिया। यानी वापिस फिर कौन आता है? हुन वंश आता है। फिर चाइना बड़ियार हो जाता है ना, चाइना बड़ियार उड़ियार हो जाता है, तो हान वंश आता है मेरे भाई, और वो वापिस से वियतनाम को अपने चंगुल में, यानी अपना शासक बना लेता है। और उस समय वहां का जो राजा था उसका नाम रहता है वुनती। क्या रहता है मेरे भाई? उनती नाम रहता है। ये था राजा, या बोले तो शासक, ये भी था राजा, यानी कि शासक था मेरे भाई,
कहाँ का शासक? तो उस समय वियतनाम का शासक है ना, उन्ती था, नाम था उन्ती, ठीक है। ये शासन कर लेता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, फिर से इसकी जो इसका जो क्या बोल सकते हैं, इसका जो कार्यकाल है या यूं बोले तो इसका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। तो फिर से वियतनाम क्या हो जाता है मेरे भाई, है ना। इसके बाद पुनः वियतनाम आजाद हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर आता है मिंग वंश। कौन सा भाई? मिंग वंश। मिंग वंश आता है, मिंग वंश आता है, ये भी चीन का ही था, चाय चुई वाला था सब। मिंग वंश का शासक आता है, जैसे था ना मुगल वंश, बहुत सारा चंद्रगुप्त मौर्य वंश, है ना, ऐसे था ना। ऐसे ही फिर शासक कौन आता है? मिग वंश। कौन सा था मेरा भाई? मिग वंश। मिग वंश का जो राजा था उसका नाम था युंगली, 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 युंगली था शासक। कौन था मेरा भाई? युंगली था। फिर धीरे 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 ऐसी कहानी चलते रहती है, कभी आजाद होता है तो कभी गुलाम, कभी आजाद, कभी गुलाम, कभी आजाद, कभी गुलाम ना। जैसे मान लो तुम्हारा सामने कौन है, सामने तू बड़ियार हो है, वो कमजोर है, तो इसे लाते से मारते हैं ना इसे, और ना मन बे, आओ आओ आओ, है मरता है ना। आज जब मारता है तो गरियाता है खूब, और उसके बाद क्या होता है, बोलता है कि भैया छोड़ दो अब हम ना गरियाई, भाग जाता है। और कुछ दूरवा जाके फिर गरियाता है ना। तो फिर कहते है तो तन पकड़ लेते हो, तो फिर क्या कहता है, ना ना, ना अब ना गरियाई, अब ना गरियाई। फिर फिर दूर जाता है, फिर कर जाता है। वही हाल था, कब वो आजाद हो रहा था, कभी गुलाम, कभी आजाद, कभी गुलाम, कभी आजाद, कभी गुलाम, समझ रहे हो, ये होता था। फिर धीरे धीरे ऐसी कहानी चलती गई, चलती गई, चलती गई। कहानी पहुंचती है 19वीं शताब्दी में मेरे भाई, 19वीं शताब्दी में कहानी पहुंचती है। कहानी कब पहुंचती है? 19वीं शताब्दी में कहानी पहुंचती है। उसमें उस समय चीन में एक वंश आता है, चीन में एक वंश मतलब रहता है। और उस समय चीन का जो वंश था उसके जो शासक का नाम था वो था मंचूर राजवंश। मंचूर राजवंश, मंचूर राजवंश। मंचूरियन खाया लोग तू लोग ना, वही वाला मंचूर राजवंश था मेरे भाई। यानी उसके बाद किसका शासन आता है सर? मंचूर राजवंश का शासन आता है। फिर यही काम अब नहीं होता है। अब क्या करता है मेरे भाई? फ्रांस आक्रमण कर देता है, बोलता है कि तोहनी के ना मन बसन, ई का कइले बड़ा सन, असही राज होला, तो कोनो कबो आजाद कर दे रहे हैं, तो कबो गुलाम, कबो आजाद, कभी गुलाम, रुक हम आते हैं। तो फ्रांस क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है चीन पर। तो मतलब इस मतलब मंचूर राजवंश पर। तो क्या होता है, फ्रांस अंत में वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। वियतनाम पर कब्जा कर लेता है मेरे भाई, वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, वियतनाम पर कब्जा कर लेता है लास्ट में। इनको भगा के, किनको भगा के? मंचूर राजवंश को भगा देता है और खुद कब्जा कर लेता है। कौन? फ्रांस। किसको? तो आंसर है सर हिंद चीन को। किसको मेरे भाई? हिंद चीन को। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एक बार मैं फिर से बताऊं, वियतनाम मेरे भाई इसकी कहानी बहुत पुरानी है। 3री शताब्दी में चीनी शासक वहां पर रहता था, जिसका जो शासक जो वंश था वो किस वंश से था? चीन वंश से था, जिसके शासक का नाम था ही हुआंग टी, जो कि राजा था। इसके बाद इसका शासन कमजोर हो जाता है, माने इसके प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिस कारण से वियतनाम कुछ समय के लिए आजाद हो जाता है। लेकिन बाद में एक और आता है जिसका नाम रहता है हान वंश। ये वापिस से वियतनाम को क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और इस समय जो हान वंश का जो शासक था उस राजा का नाम था उन्ती। क्या नाम था? उन्ती नाम था, है ना। ये कब्जा कर लेता है। फिर धीरे धीरे फिर वियतनाम आजाद हो जाता है। फिर आता है मिग वंश। मिग वंश जो कि चीन का था, वापिस से शासक था। इसका नाम मतलब मिग वंश का राज पर चलने लगता है। और मिग वंश के जो शासक होता है उसका नाम रहता है युंगली। क्या नाम रहता है मेरे भाई? युंगली नाम रहता है ना, जो कि शासक था। इसी प्रकार धीरे धीरे कभी आजाद, कभी गुलाम, ऐसे होते गया। फिर 19वीं शताब्दी आया। 19वीं शताब्दी में चीन में एक वंश यानी कि वंश का रहता है जिसका नाम रहता है मंचूर राजवंश, है ना। वो राजा करता है ना, वो राज करता है। लेकिन लास्ट में मंचूर राजवंश को हटा के फ्रांस वियतनाम पर क्या कर देता है मेरे भाई? कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? जल्दी बताइए आप हमें, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताइए। हाँ भाई, जय मैथ विजन। हाँ भाई, हाँ सर, एक बार मोटिवेट कर दीजिए। अच्छा, प्रीत पुष्कर,
हाँ वियतनाम की राजधानी हम बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ रहा है। ठीक है भाई, मोटिवेशन जरूरी है मानते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज थोड़ा पहले भी जाना है, क्योंकि पेट में चूहा कूद रहा है। तो समझ रहे हैं ना सर, ई का बोल तेतरा का बोलते हैं, अरे ना भाई। ठीक है, तो मैं फिर कभी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे की बातें अपन करेंगे। तो इसी पर मैं समझा देता हूँ आगे, है ना। अब अलग से मैं लिखूंगा नहीं, इसी पर समझा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसी पर समझा देता हूँ। तो देखिए बाद में क्या होता है कि अब हम जैसे ये मतलब जैसी मतलब कहने का था ना, फ्रांस कब्जा कर लेता है, परंतु परंतु मेरे भाई सुनिए, हिंद चीन में फ्रांस ही नहीं गया था लोग, उसके पहले कुछ और भी लोग गए थे। जैसे बताना तो, भारत में सबसे पहले कौन लोग आया था, जल्दी बता। भारत में सबसे पहले कौन लोग आया था, जल्दी बताओ तो। भारत में सबसे पहले कौन लोग आए थे, जल्दी बता लो, कोई तो बता। भारत में सबसे पहले कौन लोग आए, कोई है बताने वाला। भारत में सबसे पहले कौन लोग आया था, जल्दी बता लो। भारत में सबसे पहले कौन लोग आया था, जल्दी बता। आप तुरंत कहोगे कि सर भारत में सबसे पहले ना आपको नहीं पता है, मैंने बोला पता है ना। आज के लिए नहीं नहीं, अरे नहीं, पुर्तगाली, बहुत सुंदर, पुर्तगाली आया था, गजब मेरे भाई गजब। कौन आया था मेरे दोस्त, पुर्तगाली आया था सबसे पहले। लेकिन पुर्तगाली आया क्या, वो हमको शासक बना ले, मतलब क्या हम लोग को, मतलब क्या वे लोग हम पर शासन करने लगे, आंसर है नहीं। ऐसे ही मेरे भाई फ्रांस भले मतलब कब्जा कर लिया था वियतनाम एथी पे, वियतनाम पर, मतलब कि हिंद चीन पर पूरी तरह से अगर हम बोले तो, लेकिन वहां पे पहली बार ये लोग नहीं पहुंचे थे। तो पहली बार सर कौन पहुंचा था फिर, तो याद रखना मेरे भाई, पहली बार पुर्तगाली लोग पहुंचे थे, ये याद रखना है। बिहार बोर्ड को एक बार पूछा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो तू बोलना फ्रांस। फिर से क्या मैंने बोला, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो तू क्या बोलेगा, बोलेगा सर पुर्तगाली थे। कौन, क्या बोलोगे, पुर्तगाली थे, याद रखना है। हिंद चीन में पहुंचने वाला पहला व्यापारी पुर्तगाली था, है ना। लेकिन वो लोग कब्जा नहीं किए, नॉर्मली व्यापार करके आ गए। इसके बाद डच लोग पहुंचे थे, नीदरलैंड के लोग, डच लोग पहुंचे थे नीदरलैंड के, ठीक है। फिर इंग्लैंड वाला भी पहुंचा लोग, यानी तीनों तो गए लोग, तीनों तो गए, लेकिन उन लोगों पर कब्जा नहीं किया वो लोगों ने, और आराम आराम से व्यापार करके आ गए। जैसे हमारे यहाँ पुर्तगाली लोग आए थे, कई एक लोग आए, लॉन्ग टर्म तक शासक नहीं बना कर रखे, लेकिन अंग्रेजवा सब हम लोग का शासक बना लिया था, मतलब शासन कर लिया था हम लोग पर, शासक बन के नहीं। लेकिन मेरे भाई लास्ट में आता है फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के लोग आते हैं, और अंत में फ्रांस क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है हिंद चीन पर, यानी स्पेशली वियतनाम पर। अब आगे क्या होता है मेरे भाई, समझते चलिएगा। अब याद रखना है, अब मान लो फ्रांसीसी बस गए, हिंद चीन में फ्रांसीसी बस गए, क्यों, क्योंकि कब्जा कर लिया, तो उनको क्या कुछ कहा जाएगा कि ना कहा जाएगा, उनका कुछ नाम होगा, तो याद रखना कोलोन कहा जाता है। बिहार बोर्ड में कई एक बार पूछ पूछ के पागल कर दिया ये सवाल को। हिंद चीन में रहने वाला फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो याद रखना हिंद चीन में रहने वाला फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। हिंद चीन में रहने वाला फ्रांसीसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, कोलोन कहते हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब जब लंबे समय तक शासन करता है लोग, कौन, फ्रांस, लेकिन 1945 ईस्वी आते आते वियतनाम आजाद हो जाता है। 1945 ईस्वी आते आते वियतनाम मेरे भाई आजाद हो जाता है। किससे आजाद हो जाता है सर, फ्रांस से आजाद हो जाता है। लेकिन जैसे ही आजाद हो जाता है कौन, वियतनाम, तो जब वियतनाम का मैप देखोगे ना मेरे भाई, थोड़ा सा लंबा सा है, थोड़ा लंबा सा है, तो वियतनाम दो भागों में बट जाता है। वियतनाम मेरे भाई दो भागों में बट जाता है, ऊपर वाला उत्तरी वियतनाम कहला जाता है, नीचे वाला दक्षिणी वियतनाम कहलाता है। तो कुल मिला के जब आजाद हुआ था वियतनाम, तो दो हिस्सा में बढ़ जाता है। लेकिन धीरे 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 1975 ईस्वी आते आते 1975 ईस्वी आते आते वियतनाम पूर्णतः स्वतंत्र तो हो ही जाता है, साथ ही साथ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में मिल भी जाते हैं। देख रहा ना, फितिंगी मुंह में घुस गई थी, कमाल है। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है
और 1975 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में मिल जाता है। तो इस प्रकार से वो लोग फ्रांस के चंगुल से आजाद हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बार जल्दी कमेंट करिए आप हमें। क्लियर? क्लियर है? जल्दी बता। चल भाई, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा हमें भी भूख लग गई है तो खाना उना है। वैसे मैं बता दूं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में, और कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे की कहानी कि कैसे क्या क्या हुआ था। आई होप कि यहाँ तक चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। आप इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप पर। अगर जिनको नहीं पीडीएफ मिलता है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और नेम लिख करके भेज देंगे और क्लास। दूसरी बात,